एक तो है ना फिटनेस, एक है वेट लॉस, आर दे द सेम थिंग? नो, बोथ आर डिफरेंट। आप वेट लॉस करते हो तो उसके साथ साथ आपका मसल मास भी लूज होता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। 42 डे चैलेंज है ना, मैंने भी ये किया और मैंने 10-15 किलो वजन लूज किया, 2 सेशन लगाए हैं मैंने। स्लो जर्नी है, ये कोई प्रिंट नहीं है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाए, ये आपको पूरी लाइफ के लिए करनी पड़े। बल्क अप भी थोड़ा मुश्किल से करते हैं, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, और हम बेली फैट भी मुश्किल से लूज करते हैं। सो इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के खाने हैं ना, वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं। मिरेकल ड्रग है क्या? एक टीका लगाया, पतले हो गए। जब आपको अल्टीमेटली भूख कम लगेगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड आपके फैट सेल्स हैं वो उसमें से एनर्जी कंज्यूम करना शुरू हो जाती है। एंड इट कॉजेस फैट लॉस या वेट लॉस? इट कॉजेस वेट लॉस। कि यार अगर आप सिर्फ 10,000 स्टेप्स दिन में चल लो या वॉक कर लो तो दैट्स इनफ। इज डाइट थोड़ा बैड फॉर यू? नो, इट्स नॉट। 70 to 80% लोग जो है ना वो जिम आते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, मिरर के सामने। अच्छा, कोई ऐसे हैं कि जी 16-18 घंटे खाने नहीं खाए, फिर पता नहीं KFC खा रहे हैं। इट इज दैट वर्क? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Usman Hassan is a fitness expert. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी मैं आपकी जर्नी सुन रहा था तो मैंने कहा यार इसको पहले हम रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। तो हाउ डज वन गेट इनटू दिस, और हाउ डू यू गेट इनटू दिस फिटनेस वर्ल्ड? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। ठीक है। सो मैंने मतलब आप जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग करने के बाद आप जॉब्स वगैरह करते हो, तो 2.5 years आई स्पेंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई वर्कड विद टेलेनॉर, आई वर्कड विद हवावे एंड STC एंड ऑल। तो तब मैं सऊदी अरब में था, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया। अच्छा, मेरा जो पॉइंट ट्रिगर हुआ था बेसिकली कि मैंने ये मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया हुआ है, हुआ ये कि जब आप उधर डेजर्ट के अंदर ना हम लोग जाते थे ड्राइव टेस्टिंग के ऊपर, जो बड़ी बड़ी काउ साइट्स लगी होती है। तो हमारी गाड़ी कहीं डेजर्ट के अंदर फंस गई। तो जिस जगह पे हमारी गाड़ी फंसी थी तो उस पे वो हिल क्लाइंब थी, मतलब वो जिसे कहते हैं ना वो, ठीक है। अगर आपने वो डेजर्ट सफारी किया हुआ तो बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के वो पहाड़ से बने हुए होते हैं। तो ड्राइवर ने कहा सर अब गाड़ी फंस गई है। तो मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि अगर कोई बंदा मिलता है तो आप भी उतर हैं, अब गाड़ी में बैठने का फ़ायदा नहीं है। तो वो उतर के गया, तो विद इन सेकेंड्स वो पहाड़ चढ़ गया। जब मैं चढ़ने लगा तो मेरा सांस फूले, मेरी हालत ख़राब हो, मतलब बहुत बुरी हालत होगी। तो एट दैट पॉइंट मैंने ये चीज़ सोची कि यार ये तो बहुत बुरी हालत है मेरी, मतलब आई एम लिविंग लाइक राइट नाउ आई एम फिजिकली एट माई लोएस्ट। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो आई डिसाइडेड कि यार अब ना कुछ चेंज करना चाहिए, मतलब ये इस तरह से मैं नहीं रह सकता। 101 किलो का ऐसे मोटा, नीचे जूते बांधता हूँ तो तस्मे बांधता हूँ तो मेरे जो है ना वो मेरा सांस फूल जाता है। तो खैर आई डिसाइडेड कि 42 DC का ना बहुत ज़्यादा उस दिन वो ट्रेंड था, जो 42 डे चैलेंज था। यस। सऊदीया में भी एक बंदा मुझे मिला, उसने मुझे ये बात की कि यार ये जो 42 डे चैलेंज है ना, मैंने भी ये किया और मैंने 10-15 किलो वज़न लूज़ किया, 2 सेशन लगाए हैं मैंने। खैर मेरे भी जहन में यही बात आई कि यार जल्दी जल्दी, अब जब नए नए होते हो आपको कुछ पता नहीं होता ना, तो आप फ़ौरन कहते हो यार जल्दी जल्दी से ना वज़न कम हो जाए। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा था, ये जो एवेन्यू है इस्लामाबाद वाला, तो मैंने उनको कॉल की। उन्होंने कहा आज की हमारी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई हैं, मतलब वो बंदे घर चले गए, आप कल आ जाएं रजिस्टर करवाने। उसके बिल्कुल सामने मेट्रोफ्लेक्स इस्लामाबाद था। मैंने गाड़ी आगे से यूटर्न ली, हसान भाई वगैरह को इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था, मुझे पता था मेट्रोफ्लेक्स किधर है। तो मैं खैर उधर चला गया मेट्रोफ्लेक्स। मैंने कहा वैसे ही जाके देखते हैं, बात करते हैं। मेरे साथ मेरा कज़न था, कहते हैं यार जाके देख तो सही है कैसा जिम है। वो बड़ा इसका इंस्टाग्राम के ऊपर ना, तब इंस्टाग्राम पे मेट्रोफ्लेक्स वाज अ ट्रेंडी थिंग, मेट्रोफ्लेक्स इस्लामाबाद, क्योंकि सारे टॉप के ट्रेनर्स और सारे वो डॉक्टर इमरान का जिम और सारा कुछ बड़ा फिट सीन था उस टाइम पे। मैं खैर हसान भाई के पास गया। हसान भाई ने मुझे बिठा के पहले मुझसे पूछा कि क्यों आए हो, मैंने उनको बताया, अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो, फिर मैंने 42 डे चैलेंज का बताया। कहते हैं वो करके तुम उसको उस 42 दिन के बाद क्या करोगे? मैंने कहा मेंटेन करूंगा उसको, वजन को। कहते हैं कैसे मेंटेन करोगे, और तुम्हें लगता है तुम्हारा 8-10 किलो 42 दिन के अंदर कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, वो कमिट तो यही करते हैं कि आपका इतना वजन कम हो जाता है। फिर खैर हसान भाई
described every single detail of how this fat loss and weight gain और ये सारा कुछ कैसे वर्क करता है, और ये एक स्लो जर्नी है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाए, ये आपको पूरी लाइफ के लिए करनी पड़ती है. So he was the one guy who guided me to come into this fitness industry. और फिर उसके बाद से everything started. फिर after 1 year I lost all the weight. फिर 1 साल लगाया मैंने सर्टिफिकेशन करने में, तो उसमें अली भाई ने मेरी बहुत हेल्प की. उन्होंने मुझे सारा गाइड किया कि किस तरीके से आपने अगर ट्रेनर बनना है तो आपने क्या क्या चीज़. Why did you want to be a trainer? एक दफ़ा वेट लूज हो गया तो बस जाओ टेलीनॉर में जॉब करो. Yes, तो पतले भी हो गए. That was one point I missed. कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैंने निकलना था, मतलब आई वांटेड टू स्विच माय फील्ड, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके साथ मैं एग्री नहीं करता था. जैसे तो मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था मेरा, जैसे कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला. मिसाल झूठ की ये है कि जब आप, जाहिर सी बात है, यू आर वर्किंग 24 आवर्स, आप 24 घंटे की आप फील्ड में, मैं फील्ड ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर था, ठीक है, तो 24 घंटे आप फील्ड के अंदर हो, 36 घंटे आप फील्ड के अंदर हो. देयर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो उस टाइम पे नहीं हो पाती. लेट्स सपोज आपका जो, हमारे वहाँ पे जो मैनेजर्स थे वो इंडियंस थे. इंडियन से कोई मेरा मसला नहीं है, मगर वैसे एक बात कह रहा हूँ, तो वो कहते थे कि आप जो हो ना, अब 24 आवर्स की शिफ्ट ख़त्म हुई है ड्राइवर की, वो कहते हैं कि नहीं, आपने 3 घंटे का और ट्रैवल करके आगे जाना है. तो उसको फिर आप, जाहिर सी बात है, आपको केटर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको दिल से आप सेटिस्फाई नहीं होते जिसके साथ. यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो बड़े डार्क सीक्रेट्स हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के, तो मैं उन चीज़ों से निकलना चाह रहा था. और फिटनेस तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, सॉरी टू कट यू ऑफ, जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा ये सारी चीज़ें करके. मतलब मैं दिन के 2-2.5 घंटे मेरे बेस्ट होते थे वो पूरे दिन के, जो मैं जिम में स्पेंड करता था. आई हायर्ड अ ट्रेनर, बाय द वे, आई हायर्ड अ फिटनेस कोच. हसन भाई थे या नहीं? नो, ज़हीम अहमद को मैंने हायर किया. ही वाज अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर. और फिर उसके साथ मेरी कंसल्टेशन हुई, तो आई रियली फेल्ट कि यार ये कोई ऐसी चीज़, कोई मजाक नहीं है, ये एक प्रॉपर ये प्रोफेशन है जिसको आप तरीके से करते हो. और आप, मतलब उससे मेरी कंसल्टेशन की तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उसके साथ कि यार इसने मुझसे वो सारी चीज़ें पूछी हैं जो आज तक कभी किसी ने पूछी नहीं मेरे से. जैसे कि उसने मेरी डाइट के बारे में पूछा. अच्छा, डाइट पे एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूँ, सॉरी. क्या ये जाता है कि यार, मतलब मैं शायद मैं गलत हूँ कि हमारी जेनेटिक्स बहुत बुरी है, इसलिए ना जो आप देखते हैं पाकिस्तान में तोंद एक निशानी पैसों की भी और पावर की भी है, क्योंकि शायद हम सब की तोंद है और तोंद को छुपाने के भी तरीके हैं. लेकिन क्या बेली फैट हमारे जेनेटिक्स है? क्या ये है कि हमारा बजी खाना बहुत अच्छा है तो हम ज़्यादा खाते हैं? दुनिया में मैं जिस तरह जब बाहर भी रहता था तो नोटिस करता था कि यार हमारी फिज़ीक ठीक है उस तरह, लेकिन हम बल्कअप भी थोड़ा मुश्किल से करते हैं, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, और हम बेली फैट भी मुश्किलों से लूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम ना फॉर स्टार्टर्स. मतलब पाकिस्तानीज आर नॉट एज जेनेटिकली एबल्ड एज से अदर पीपल. देखिए, एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर आपने कम कैलोरीज खाएंगे तो आपका वजन कम होगा. ये एक साइंस ने ना हमें एक सेट पॉइंट दे दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के खाने हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं. मज़े के बहुत है, नो डाउट, बिरयानी खा के, बिरयानी खा के, पाए खा के, सबको बहुत मज़ा आता है, मगर बहुत अनहेल्दी हैं. फुल ऑफ कार्ब्स, मतलब 5 to 7% या 10% चले कर लें, उसमें प्रोटीन है, बाकी सारी 80 to 90% कार्ब्स और फैट्स हैं. तो डेफिनेटली वो कार्ब्स और फैट्स के अंदर आपको पता है फिर कैलोरीज भी उस हिसाब से बढ़ेंगी. तो जब आप वही वाले खाने डेली बेसिस के ऊपर खाते हैं तो चर्बी तो आएगी, पहली चीज़. दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आप, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट्स आए हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो इस सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो ससेप्टेबल हैं फैटी लिवर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राउट्स आने की वजह से दे गेट वेरी वीक. तो जब आप वीक होते हो या आप वज़न कम कर रहे होते हैं, इवन आपकी बॉडी ना सर्वाइवल मोड में चली जाती है. सर्वाइवल मोड में आप जो भी खाओगे, आप पानी भी खाओगे, बॉडी उसको रिटेन करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसने जिंदा रहना है. तो ओवर द टाइम पीरियड वी हैव दिस ससेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स
फैटी लिवर। तो जो फैटी लिवर की वजह से हमें फिर जाहिर सी बात है हमारे वाटर रिटेंशन रेट भी ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं ना हम पानी भी पीते हैं हमें लग जाता है, वाकई में उसकी रीज़न यही है कि वो इतनी ज़्यादा अनहेल्दी आपने अपने इर्द गिर्द अपना इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि वो जब भी आप कुछ इस तरीके की कोई चीज़ करते हो, थोड़ा सा भी ज़्यादा खाते हो, चॉकलेट्स खा लेते हो या मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, तो आपको फ़ौरन से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। सो the only way to correct is to have a proper balanced diet. और वो जो क्या कहते हैं इंग्लिश वाली सेइंग है ना कि जेनेटिक लोड द गन एनवायरनमेंट जो है वो पुल्स द ट्रिगर वाली बात है। इन जेनेटिक्स तो चलो जो है वो है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। अब एनवायरनमेंट पे आते हैं। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन अब हो जाती है कि यार फॉर एग्जांपल ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, कॉफ़ी भी ना पियो, ये ऐसे करो, इसको इस करो। कोई कहता है यार बहुत ज़्यादा एक चीज़ खा लो, कि पोटैटो डाइट भी है और फ्लान डाइट भी है। तो आपने तो ये प्रैक्टिकली फिटनेस एक्सपर्ट होने के अलावा एक्सपीरियंस भी किया हुआ है वेट लॉस। इज़ इट जस्ट कैलोरी काउंटिंग, मतलब इज़ इट जस्ट कि यार डेफिसिट में रहो एंड आपको पता हो कि अंदाज़न इतनी मेरी कैलोरीज दिन की होनी चाहिए और इससे कम करो, बाकी सब कुछ इरेलेवेंट है, कार्डियोवैस्कुलर या एक तो है ना फिटनेस, एक है वेट लॉस, आर दे द सेम थिंग? No, both are different. यू कैन बी स्किनी एंड अनफिट, Yes, Right. exactly. सो मैं बात करूँ सिर्फ वेट लॉस हो जाएगा, कैलोरी डेफिसिट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। देखें वेट लॉस अब खैर 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है वेट लॉस, एक है फैट लॉस और तीसरी है फ्लेक्सिबल डाइटिंग, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है, सही है, जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, ये वो फ्लेक्सिबल जो डाइटिंग। मतलब फास्टिंग जो है। नो इट्स नॉट फास्टिंग, इट्स बेसिकली अगर आपने वज़न कम करना है, सिर्फ और सिर्फ वज़न कम करना है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करनी जिस तरह आप दिन सुबह जो भी टाइम है आपका उठ रहे हो, जाग रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, अगर आपने डेफिसिट मेंटेन कर लिया अपना, अगर आपको पता है कि मैं कितनी कैलोरीज दिन की कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ठीक है, और मैं उस हिसाब से मैंने कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है, आप कोई एक्टिविटी एज सच नहीं भी करोगे ना तो आपका वज़न कम होगा। इट्स वेरी स्टैंडर्ड ठीक है। फैक्ट। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है फैट लॉस की तरफ। अब फैट लॉस कैसे होता है कि फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप वेट लॉस करते हो तो उसके साथ साथ आपका मसल मास भी लूज होता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपने अपनी बॉडी को अगर इम्यूनिटी उसकी बरकरार रखनी है, आपने बीमारियों से बचना है, तो आपने वेट लॉस की तरफ नहीं फैट लॉस की तरफ जाना है। फैट, द एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इज़ द एनिमी। मसल आपका एनिमी नहीं है, मसल आपकी बॉडी का दोस्त है, जो आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, जो आपके सारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, सारा कुछ, आपकी मूवमेंट है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, हर चीज़ में मसल की इंपॉर्टेंस है। इम्यूनिटी की डेवलपमेंट है, उसमें मसल की इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली इज़ टू गो टूवर्ड्स फैट लॉस। और फैट लॉस करने के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट के साथ प्रॉपर प्रोटीन, जो एक एवरेज बंदे की है, वो आपको देखनी है कि मैंने दिन में 100-150 ग्राम जितनी भी पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट वो हमने कंज्यूम करनी है, और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने करनी है ताकि उससे आपका मसल रिटेन रहे। डिस्कवरी कॉल्ड माई 600 पाउंड लाइफ, अच्छा, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट। उसमें वो उन लोगों की कहानी दिखाते हैं। 600 पाउंड्स का मतलब है अराउंड 150 टू 200 kgs के अराउंड एक बंदा है। वो हिल भी नहीं सकता, उसको उठाने के लिए भी 2 से 3 लोग जब तक उसको साथ में आके उठाते नहीं हैं तो वो उठ नहीं सकता। उसको बेड सोर्स हुए हुए हैं, एक्सेस स्किन की फैट की वजह से, जो उसके अंडर वाली स्किन है उस पर ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ड्रग्स हैं जो बिल्कुल, जिनके पास कोई चारा नहीं है। बट जो ऐसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो चल फिर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, डेली लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हैं, जिनके पारक्यू के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो चेकड हैं। पारक्यूज बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चन एक है, उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर वो सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो आप आराम से फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। उनके लिए ये चीज़ नहीं है। अगर वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो आई गेस दे आर डूइंग इनजस्टिस विद देयर बॉडी। उनको ये एक्सट्रीम मेजर्स अवॉइड करने चाहिए। और अगर एक आदमी है लेट्स से मिडिल स्पेक्ट्रम में ना, इज नॉट दैट इज ओके, नॉट फिट और एनीथिंग, वहाँ पे फिर मेरा ये सवाल आ जाता है ना कि जेन्युइनली मैं सोचता हूँ कि ओके व्हाट इफ आई डोंट केयर अबाउट, एक तो दिस द एस्थेटिक पार्ट ऑफ इट, राइट, मतलब जिम में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है,
और अब तो आपकी छोड़ो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फिजिकल अपीयरेंस. और किसी ने बड़ी अच्छी, आई थिंक डॉक्टर फजीला थी, समवन वाज ऑन द पॉडकास्ट, शी सेड के the reason that you look at someone like their skin, their whatever, is because it shows you health. And आपकी प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन है लाइक केव मैन से लेके अब तक, कि आप एक इंसान को देख के जेज करते हो कि यार इसके साथ अगर मैं रहूँगा तो उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर मी कैसी है. एंड दैट्स वाई वी फाइंड फॉर एग्जाम्पल वुमेन अट्रैक्टिव हु लुक अ सर्टेन वे, वी फाइंड मेन अट्रैक्टिव. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो मैंने कभी सोचा नहीं था. लेकिन लेट्स से कि यार अच्छा यार आई डोंट केयर, राइट. उसके अलावा मतलब वेयर इज वेट लॉस या फैट लॉस इसेंशियल? मतलब ह्यूमन बींग्स, बच्चा अगर पैदा होता है तो वो आपकी तरह नहीं, ज़्यादा मेरी तरह लगता है, राइट. मतलब अगर फैक्चुअली बात की जाए तो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक बंदा मेरी तरह का हो जो जिम नहीं जाता, रिलेटिवली थोड़ा बहुत चलता फिर लेता है, लेकिन नथिंग इम्प्रेसिव, उस आदमी के लिए क्यों जिम जाना ज़रूरी है? आप तो चले ओवरवेट थे ना अकॉर्डिंग टू यू, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे 100 कुछ kg थे. एंड दैट वाज अफेक्टिंग योर लाइवलीहुड, लाइक जिस तरह चलना फिरना, पहाड़ नहीं चढ़ा. लेकिन अगर एक बंदा है, ठीक है वो शायद हाइक करके आपके साथ नथिया गली नहीं जा सकता, लेकिन चल फिर लेगा, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, उसको क्यों जिम जाना चाहिए? द आंसर लाइज इन वन लाइन. एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने अपने आप से भी किया था कि 60, 65, 70 साल की उम्र में मैंने खुद को कैसा देखना है. तो आपको ये बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो इसका पूरा आंसर मिल जाएगा. ये जो भी आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हो ना, ये आप अपने बुढ़ापे के लिए और उस टाइम के लिए कर रहे हो जब आपको कहते हैं ना जी, मोहताज ना करे कोई अल्लाह ताला किसी को. तो ये उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो. मे बी जाहिर सी बात है, अभी यंग हैं, अभी टेस्टोस्टेरोन है बॉडी में, जान है मसल्स में, अभी स्किन नहीं लटकी है, तो अभी तो ठीक है, चलो अवॉइड कर सकते सॉरी अभी अवॉइड कर सकते हैं. मगर 60, 65, 70 साल की उम्र में जब क्रचेज़ होंगे, जब अस्पताल जाना होगा, जब दिल के मसले होंगे, जब वॉल बंद होंगे, अल्लाह ना करे किसी के भी साथ ऐसा ना हो, जब इम्यूनिटी के मसले होंगे, तो तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि काश मैंने 20, 25, 30 साल पहले अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी होती तो शायद मैं बहुत सारे मसलों से बच जाता. तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपना बुढ़ापा ऐसे ही गुजारना है या उसके बहुत करीब गुजारना है जैसे आपकी जवानी के अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ है. और ये भी क्या सच है कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल्स, आपने तो एक्सपीरियंस किया है ना, इज इट डिफरेंट? एंड इफ इट्स डिफरेंट, व्हाई इज इट डिफरेंट? इज देयर अ बायोलॉजिकल रीजन फॉर इट? यस, द डेज आई डोंट एक्सरसाइज, जब कोई भी वजह होती है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, या चले मैं एक नॉर्मल आपको बात करता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कोई भी करता है, आप कोई भी नॉर्मल जिम गोअर के साथ, ऑब्वियसली यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव कम्युनिटी जो डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, उनको पता है कि वो कितने ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको पता है वो कितने ज़्यादा मेंटली उनका फोकस कितना बढ़ जाता है, कितना इम्प्रूव हो जाता है, काम में उनका कितना ज़्यादा दिल लगने लगता है, एनर्जी कितनी अच्छी फील करते हैं. वो अगर सुबह के टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो उनको दिन में मतलब उनको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है. So this small steps you take towards getting a better person. कहने का मकसद ये है कि एक्सरसाइज आपकी जो ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफस्टाइल है ना, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है. तो अगर आप और अगेन मुश्किल काम है ना, उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने जहन को कहना पड़ता है. रोज़ हर बंदे का दिल नहीं चाहता जाके वज़न उठाए, जाके स्क्वाट्स करे, जाके बेंच प्रेस करे, जाके ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करे. हर किसी का दिल नहीं करता. तो आपको क्या करता है, वो डिसिप्लिन करता है. नहीं भी कर रहा दिल, मुश्किल काम है, करना है, उठना है, जाना है. कोई रीज़न नहीं है, मगर रीज़न ये बनी हुई है कि कल भी किया था, परसों भी किया था, तो आज भी करना है. और एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी डिसिप्लिन है. दैट मेक सेंस. अच्छा, एक और अजीब सी वेट लॉस से अगर बात ही हो रही है,
पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी कोई पूछे ना तुम्हारा वेट क्या है तो वो कहता है यार मेरा वेट इतना है लेकिन मैं बिग बोन्ड हूँ, राइट? ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इधर के, हमारी हड्डी चौड़ी है। हड्डी चौड़ी है। ये एक एक्चुअल चीज़ है या बस हम अपने दिल की तसल्ली के लिए लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि नहीं मेरी हड्डियों में जो है ना थोड़ी चौड़ी है, या वो बंदा बस मोटा होता मान नहीं रहा होता? क्योंकि अगर मेरा मतलब इज इट ऑल अबाउट द स्केल? अगर मैं वेट लेट से ऑन द स्केल मेरा 80 kg है, क्या मेरी हाइट का, मेरी व्हाटएवर का एक और बंदे का भी अगर 80 kg होगा? देखें, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हम एस्थेटिक्स के अंदर और फिटनेस के अंदर ना कंफ्यूज करते हैं। फिटनेस करने के साथ एस्थेटिक्स आते हैं। एस्थेटिक्स मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, जो मैं उनको कहता हूँ कि अपने जहन से आप ये बात निकाल दें वैलिडेशन वाली। आपने जब मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आना है ना, तो आपने ये सोच के आना है कि मैंने अपने ओवरऑल अपनी जो सेहत है ना उसको इम्प्रूव करना है। वो बाय प्रोडक्ट है। वो जब आप मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके सॉरी क्वेश्चन में मैं वापस आता हूँ। जो वो कहते हैं ना वो हड्डी चौड़ी है हमारी, अब वो इस अपने आप को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं कि नहीं हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिट है। मे बी दे हैव गुड जेनेटिक्स, होंगे आपके अच्छे जेनेटिक्स होंगे, बट क्या आप हाइकिंग कर सकते हो? 1-2 घंटे तक हाइकिंग कर सकते हो? क्या आप रनिंग पे जा सकते हो? आपकी नीज के अंदर पेन नहीं होता? आप फिजिकली इतने आप माशाल्लाह से स्ट्रांग हो? आप 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो? तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ रिलेट करती हैं। तो अगर आपकी बेशक आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हों, जो मर्जी हो, मगर मेहनत के बगैर आपको वो वाला फिटनेस का लेवल अचीव नहीं होगा। Why is मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट टू दिस? मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक बंदा रोज हाइकिंग जाए, हफ्ते में एक दफ़ा फुटबॉल खेल ले, कुछ मतलब जस्ट नॉट जिम के अलावा चीज़ें करे, तो वो बंदा फिट नहीं हो सकता? या फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है? देखें, एक्टिविटी तो कोई ना कोई आपने करनी ही करनी है, ठीक है? आपने कोई ना कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी ही करनी है। ये तो एक हो गया ना, चाहे आप हाइकिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, ये आपकी अपनी हॉबी हो गई कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मैंने करनी है। अब उन सब फिजिकल एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसकी रीज़न ये है कि मसल मैस आपको ना बहुत सारे मसलों से प्रिवेंट करता है। आपके शुगर से आपको बचाता है मसल मैस, क्योंकि आपके मसल जब स्ट्रांग होते हैं, आपके मसल मैस आपका बॉडी के अंदर बॉडी डेंसिटी में अगर आपका मसल मैस एक ऑप्टिमम अमाउंट में है, तो वो उस ग्लूकोज को सोख सकता है, ठीक है। उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है। तो आपके शुगर के मसले, आपकी जो लॉन्ग टर्म जो मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा केटर हो जाते हैं। सेकेंडली, देयर वाज अ वेरी फेमस डाइट्रिशियन, she is now around 67 years old. So I was listening to her podcast with Dr. Andrew Huberman. तो वो ये बता रही थी कि वो कहती हैं कि पूरी ज़िंदगी उसने रनिंग की है, बट कहती है कि अगर मैं वो उस रनिंग के साथ साथ, और नाउ शी इज़ अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वो कहती हैं कि अगर मैं रनिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर लेती एटलीस्ट 5-7 ईयर्स अगो, तो मुझे आज ऑस्टियोआर्थराइटिस ना होता, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रनिंग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब उनकी जॉइंट्स में पेन होता है। तो लेकिन रनिंग तो लेट से हाई स्ट्रेस है ना ऑन द जॉइंट्स। एक और कॉन्वर्सेशन बड़ी चलती है इधर नहीं, क्या दुनिया में चलती है कि यार अगर आप सिर्फ 10,000 स्टेप्स दिन में चल लो या वॉक कर लो तो दैट्स इनफ। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। ठीक, दैट इज द लीस्ट यू दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। मतलब वो आपकी जो है ना वो, बट इज दैट इनफ टू बी हेल्थी? मतलब खैर आई गेस वही वाली बात है ना, स्पेक्ट्रम है। आपको खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना होगा। अगर आपने अपनी कोई फिजिकल जो प्राइम देखना है ना खुद का, और आपने अपने आप को फिर आपने एंजॉय करनी है उस चीज़ को, आपको अनकंफर्टेबल खुद को करना होगा। और अनकंफर्टेबल को डिफाइन करें मेरे लिए, क्या है अनकंफर्टेबल? इज बेसिकली एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन, गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जो प्रॉपरली प्रायोरिटाइज्ड हो, जिसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर। What does that mean? These are basically terms. Progressive overload is basically कि आप अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली अपने मसल्स को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रखो। कि अगर आपने लेट्स सपोज आपने बेंच प्रेस किया है लास्ट वीक 10 kg से,
सो विद यू डिड 15 reps, सो यू इंक्रीज द वेट. अगर आप सेम वेट के साथ बेंच प्रेस करते रहोगे तो बॉडी बड़ी वो है, क्लेवर है, वो अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को और वो चेंज नहीं होती. फिर उसको समझ आ जाती है, वो मसल मेमोरी बन जाती है, वो चेंज नहीं होती. तो आप चेंज कैसे कर चेंज आप वजन बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप अपना रैप रेंज जो है वो कम कर सकते हो, वेट को ऐड कर सकते हो. दैट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ठीक है, मुश्किल पैदा कर पॉइंट के बाद कितना वेट ऐड करना है, अनकंफर्टेबल इट्स सिचुएशन. जस्ट अबाउट चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ इट. यस, क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद मतलब 200 kg के बाद बंदा, लेट से आप बहुत फिट हो, हाँ, एक लेवल है ना बिल्कुल इंसान ऐसे ही के, है. उसके ऊपर तो वेट बिल्कुल लिफ्ट ऐसे कर ही ही नहीं सकता. ऐसे देयर ही है. मस्ट बी. बिल्कुल ऐसे ही है. उसके बाद तो इट्स reps and other things. Reps, number of sets, frequency, then there is volume of the volume of reps. अच्छा देखें, ये ऐसी चीज है कि ये पूरी जिंदगी आप करते रहोगे ना, तो आप इसी के अंदर, आप ये ऐसे नहीं हो सकता कि हर मैंने कंप्लीट कर लिया, समझ गया. यू आर ऑलवेज इन द सर्कल. और हर इंसान की ना एक, मैं आपको बताता हूँ जो मतलब मैंने जो सीखा है फिटनेस करके, कि हर इंसान की एक सर्कल है, आप दरमियान में हो. तो जो सर्कल है ना, वो आपकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं. ठीक है, क्या ये सच है वैसे? उनको पुश कर सकते हो आप, बट डोंट क्रॉस दोज बाउंड्रीज. अगर आई डोंट नो अगर ये सच है नहीं है, लेकिन जो जिम बॉयज होते हैं ना, वो अक्सर, कोई जिम बॉय कहता है वो यार मेरी बैक जो है ना, मतलब कि उसको लगता है कि वो एक प्रोडोमिनेटली स्ट्रॉन्ग मसल है उसकी बॉडी में. बिल्कुल है. होता है. यस. अच्छा, क्यों होता है? जेनेटिकली स्ट्रांग होता है. अच्छा, मतलब किसी की बिल्कुल टांगे होता है. बेहतर होंगी, किसी के बाजू बेहतर बिल्कुल, होंगे, किसी के ट्रैप्स बेहतर होंगे, किसी का शोल्डर बेहतर होगा, किसी का चेस्ट बेहतर होगा, किसी के बाइसेप्स उसके शोल्डर से ज्यादा बड़े होंगे. तो किसी की अपर बॉडी बहुत खूबसूरत होगी मगर उसकी लोअर बॉडी वो तो इतनी पाकिस्तान नहीं है होगी. पूरा. हाँ, आपकी इंडस्ट्री का. ये जेनेटिक्स है. हाँ, ये जेनेटिक्स है. ठीक है. और मतलब मुझे ये लोग कहते हैं कि मेरी ना इस तरह यहाँ पे इस तरह वेन्स है ना, तो इस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग कि आपकी ऐसे यूं टेढ़ी मेढ़ी सी वेन्स है. तो ये हर बंदे की होती है, कोई ना कोई. ये टेढ़ी मेढ़ी वेन जैसी चीज क्यों है? बस मतलब वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं सांप बिठाया हुआ है यहाँ पे. चलो सही है. अच्छा, अब आते हैं, एक तो हो गया ना द जिम एलिमेंट ऑफ इट, ठीक है. लेट्स गो टू द डाइट एलिमेंट ऑफ इट, राइट? आई स्टार्ट नेमिंग थिंग्स जस्ट आउट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. आप मुझे बताएं बुरे हैं अच्छे हैं आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, डाइट सोडा पे बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है इस पॉडकास्ट पे भी. बिल्कुल. आई थिंक डॉक्टर फजीला थी या कोई और था, आई डोंट रिमेंबर. एक क्लिप वायरल हुई थी इस तरह. इज डाइट सोडा बैड फॉर यू? No, it's not. मतलब there's nothing wrong with it. मैं दिन में 10 पीऊँ. Yes, you unless आप 400 कैंस नहीं पी रहे हो, तब वाटर टॉक्सिसिटी हाँ, से वो तो वैसे ही आपको हो जाएगा. नो, बट आई मीन लाइक, मैंने सुना है कि यार अगर आप पीते हो तो होता ये कि डिलेज, लाइक पता नहीं क्या, और फिर वो nothing is just aspartame उसके अंदर है, वो जो मतलब वो शुगर का जो टेस्ट आता है उसके अंदर हल्का सा, एंड दैट्स इट. आप खुद घर जाके करो एक्सपेरिमेंट, किसी की बात नहीं सुने. आप एक कोको कोला का नॉर्मल कैन लो, उसको एक कंटेनर के अंदर एम्प्टी करो, और एक डाइट कोक का कैन लो, उसको एक कंटेनर के अंदर एम्प्टी करो, दोनों को बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर चूल्हे पे रख दो. तो बिल्कुल हाँ, जो डाइट कोक वाला जो कंटेनर होगा ना, वो सारा एवेपोरेट कर जाता है, उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं बचता, वो सारा पानी है. वो लिटरली उसमें कलर भी नहीं बचता, एंड में बहुत स्लाइड सा हल्का सा रेजिड्यू आपको मिलेगा. वो आप देखोगे उसके अंदर तो चीनी की इतनी मोटी लेयर नीचे परत पूरी बनी हुई होगी. अच्छा, व्हाट अबाउट क्योंकि चीनी एवेपोरेट नहीं हो सकती. मैं समझ गया. अगर मैं इंटरमिटेंट, इफ आई कांट से दिस वर्ड, इंटरमिटेंट, आई कैन नॉट से दिस वर्ड. खैर, ये जो लफ्ज़ है कि यार अब पता नहीं मैं 16 घंटे खाना नहीं खाता. अब मैं जितने जिम जाने वाले बॉयज़ जो मेरे दोस्त हैं, जब भी मेरे से मिलते हैं तो वो जी 16 घंटे खाना नहीं खाते. अच्छा, कोई ऐसे हैं कि जी 16-18 घंटे खाना नहीं खाए, फिर पता नहीं KFC खा रहे हैं. डज दैट वर्क? या मैं तो उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता. Everything comes down to your caloric deficit first and foremost. ठीक है. Intermittent fasting भी कर लो, but अगर caloric deficit नहीं है तो फिर फर्क नहीं हो. कीटो डाइट भी कर लो, डेफिसिट में नहीं हो तो नहीं वजन कम होगा. एटकिंस कर लो, पेलियो डाइट कर लो, पोटैटो डाइट कर लो, वाटर डाइट कर लो, वाटरमेलन डाइट कर लें. अगर आप डेफिसिट में नहीं हैं तो वजन कम नहीं होगा. पहली चीज़ क्लियर हो गई. अच्छा, एक तो ये है ना कि मैं आऊँ आपके पास, कोई जिम ट्रेनर हो, मुझे कोई किसी तरीके से प्लान बनाए, बताए. ये सारी एक एवरेज बंदा, ये जो पॉडकास्ट देख रहा हो, शायद उसके पास पैसे ना हो, जो भी है, वो किस तरीके से डिसाइड, कैलोरिक डेफिसिट में मुझे कैसे पता अगर मैं हूँ या नहीं हूँ? मतलब व्हाट इज़ दी, हाउ डू
एक तो क्योंकि मुझे कोई कह देता है यार एक एवरेज बंदे की लेट्स से कैलोरीज 2000 होती हैं, समवन से समथिंग, शायद आप भी एक है यार। इसका मसला ये होता है ना, आप एक दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ दैट मीन समथिंग। हमारे लिए 2000 1000 एक बात है ना, हमें क्या पता क्या है। अब क्या एक आसान तरीके से अगर कोई मुझे समझाए कि यार 2 वक्त की रोटी की जगह 1 वक्त की रोटी कर दो, या अच्छा, बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जाने की जरूरत ही नहीं है कैलोरी डेफिसिट सब कुछ में, कुछ भी नहीं करना आपने। सही। बहुत सिंपल फार्मूला है। आप शुरू करें, लेट्स सपोज आज से आप शुरू करें। आप देखें मैं दिन में क्या क्या खा रहा हूँ, ठीक है, वही सेम अमाउंट उसके अंदर से आप थोड़ा सा कुछ खाना कम कर दें। लेट्स सपोज आप 2 रोटी खा रहे हो, आप 1 रोटी कर दो। 1 खा रहे हो आप आधी कर दो, ठीक है। अगर आप फुल प्लेट चावल खा रहे हो उसमें से हाफ कर दें। आप अपना खाना उसी तरह से खाते रहें जो दिन में खा रहे हैं। डिलिबरेटली ये डिसीजन लेनी शुरू करें कि मैंने जो भी दिन में खाना खाना है उसको थोड़ा सा कम कर दूं मैं, ठीक है। और वही जो नॉर्मल खाना चल रहा है वो चलता रहे। अगर आप KFC जा रहे हैं, आप उसके साथ जिंगर बर्गर ले रहे हैं और साथ में उसके वो भी ले रहे हैं, आप फ्राइज ले रहे हैं, तो फ्राइज मत खाएं, सिर्फ जिंगर बर्गर खा लें। फिर उसमें से सॉस निकाल दी, ठीक है। ये करके देखें आप 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बाद आप दोबारा अपना वजन चेक करें। 2 हफ्ते पहले चेक करें जब स्टार्ट करने से पहले, 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक करें। अगर तो वजन में फ्लक्चुएशन है, वजन कम हुआ है, इसका मतलब आपका डेफिसिट मेंटेन्ड है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लेके चलते रहें, अपना खाना कम करते रहें, तो आपका वजन कम होता रहेगा। तो ये फॉर एग्जांपल और अगर नहीं है, सॉरी, और अगर नहीं है तो फिर आप मजीद आपको कैलोरीज कट करने की, ठीक है। लेकिन मैं अगर साथ जिम जा रहा हूँ, ये भी तो मैं अक्सर देखता हूँ ना, एक बॉय जिम बेचारा जाता है, थोड़ी मेहनत करता है, उसके बाद उसको भूख लगती है या थक जाता है, जाके वो फिर लेट्स से अगवानी चिप्स खा लेता है, या कोई 2 रोटियां रात को खा लेता है, या जो भी, या वो मैं बेचारी उनका मजाक में, बहुत सारी आंटियाँ होती हैं, वो मैं देखता हूँ मतलब 2 प्लेट बिरयानी खा लेंगी, उसके बाद ग्रीन टी पी रही होंगी कि जी इससे मैं पतली हो जाऊंगी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन जिम जाता है तो ऑब्वियसली एक बंदे को वेयर एंड टेयर हो रहा है, स्पेशली अगर उसको आदत नहीं है। एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड से प्री वर्कआउट या वर्कआउट, क्योंकि महंगी हैं ये चीज़ें। तो एक नॉर्मल बंदा क्या करे उस सिनेरियो में, राइट? भूख तो लग रही है ज़्यादा, क्योंकि जिम बंदा जा रहा है, वेट लिफ्ट करे, अगर कभी नहीं किया, मैं जाऊँ कल जिम, आई हैवंट लिफ्टेड वेट सिंस आई वाज इन कॉलेज और समथिंग, मैं जब वेट लिफ्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे भूख लगेगी, मैंने अपनी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होगी। सो उस बंदे के लिए क्या होगा, उसको कैसे पता कि वो सही खा रहा है, कम खा रहा है, गलत खा रहा है? अच्छा, 2 क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे हैं, मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है कि जो बंदा जिम जाता है उसको जिम जाने के बाद भूख लगती है, तो वो अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करे, यस, या अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करे। यस। देखें, जब भी कोई आप बॉडी के अंदर आप चेंज लेके आओगे ना, तो वो उसके रिपल्सिव बिहेवियर होता है उसका बॉडी का ना, वो उसको भूख भी लगेगी, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी एक चीज़ होती है जो आपकी बॉडी ने डेवलप नहीं की होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में। तो जब आप, जाहिर सी बात है, एक्सेसिव वर्कआउट करोगे तो आपके ग्लाइकोजन, जिसको हम कार्ब्स कहते हैं ना, उसका जो सिंपलर फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन लेवल्स आपके डिप्लीट होते हैं। बॉडी कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आपने क्या करना है, खाना आपने खाना है, मगर आपने उस टाइम पे ऊपर ये चीज़ ध्यान में रख के खानी है कि आप अपना जो डाइट वाला खाना है, जिसकी कैलोरीज, जो स्पेशली जो लोग जिम जा रहे हैं, जाहिर सी बात है मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे, टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वर्क टुवर्ड्स कि मैं अपनी प्लेट के अंदर जो खाना खा रहा हूँ उसमें मैंने कितनी प्रोटीन रखनी है, और कार्ब्स रखनी है, और वेजिटेबल्स रखनी है, फाइबर रखने हैं, तो वो देख के खा ले। अगेन मैंने यही बात की थी कि खाना खा के वज़न कम करना है। वो होता ही है कि क्योंकि हम लोग मील प्रेप्स नहीं करते, हम लोग कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते कि हमने वज़न कम करना है, प्लान नहीं बनाते उसके लिए, हम बैठ के वर्किंग नहीं करते, इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि हम गलत ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। जो रैपिडली फूड पांडा अवेलेबल है, बाहर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो क्या करती हैं, आपका डिसिप्लिन सारा ख़राब कर देती हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी आप अपनी ये जर्नी शुरू करो, बैठो, मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, अपने पेन पेपर पे लिखो कि मेरा क्या खाना है, मैंने ये प्लान किया है, मैंने इतने महीने में ये चीज़ अचीव करनी है, ये मेरा गोल है, इतना मैंने वज़न कम करना है, इस शर्ट में फिट होना है, अपने मिरर में मैंने खुद को ऐसे लगना है। तो कॉन्शियस डिसीजन लें, पहली चीज़। दूसरी, आपका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि आप कह रहे हैं कि हर कोई महंगी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि डाइट करना जो है वो एक्सपेंसिव है। डाइट करना बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है।
आप जब डाइट के ऊपर आते हो आपको हार्डली चिकन की ज़रूरत है प्रोटीन के लिए, आप वहाँ से पूरी कर सकते हो। अदर फूड सोर्सेज भी हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए। आप अगर मैंने खैर खुद अपने लोगों के लिए बजट डाइट भी कैलकुलेट की हुई हैं, जो कि महीने के हार्डली 10 to 12,000 के अंदर वो अपनी ग्रोसरी करके और बहुत बेहतरीन किस्म की घर में डाइट कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मल एक बाहर जब जाते हैं होटल के अंदर या कहीं पे स्नैक खाने जाते हैं, कोई फास्ट फूड खाने जाते हैं, नॉर्मल बिल 5-6 हज़ार रुपये आ जाता है एक सेटिंग का। बिल्कुल। 2 बंदे अगर जाते हैं और मीठा भी खाते हैं तो आप 1-2 हज़ार रुपये मजीद ऐड कर लें। तो इट्स प्रिटी सिंपल कि डाइट करना एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, मसला ये सारा डिसिप्लिन, लोग अपने आप को ना वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालते, तो इसलिए वो फिर जल्दी वहां से स्किप कर जाते हैं। एक फिटनेस ट्रेनर का यही काम है, लाइन पे रखना, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना। गलती करेगा आपका जो ट्रेनी है वो गलती करेगा, उसको उसकी गलती को सुधारना, उसको सेल्फ अकाउंटेबल ठहराना, उसको ये बताना कि एक बंदा आपका जिम में वेट कर रहा है आपकी एक्सरसाइज के लिए, आपने आना है, उसको ये चीज़ जहन में होगी तो वो ज़्यादा उसके लिए मोटिवेटेड होगा। आखिरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, और वैसे आपने अच्छा, मुझे हमेशा जिम ट्रेनर और थेरेपिस्ट ना बड़े सिमिलर लोग लगते हैं, मतलब जॉब एक ही है, एक दिमाग को कर एक बॉडी को, लेकिन सिमिलर है। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है, अगेन मैं इतना कोई जिम जाता नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस लोगों से बात करते हुए, आजकल ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इवन जिम ट्रेनर्स आपको बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं। अब आपने जिम शुरू करते हुए हफ्ता नहीं हुआ, ठीक है, मैं किसी से हमेशा अक्सर पूछता भी हूँ, मतलब माशाल्लाह हेल्दी बंदा होगा, नया नया जिम शुरू कर रहा है, कुछ नहीं किया उसने अभी तक, प्री वर्कआउट ले रहा है, प्रोटीन शेक पी रहा है। अब जो आपकी एलीट सर्कल्स हैं उनके पास शायद इतना, मैं ये नहीं कह रहा इन चीज़ों में कुछ गलत है, सप्लीमेंट्स में कुछ गलत नहीं, शायद गलत है, आप बता सकते हैं। सवाल ये मेरा आ जाता है कि कैसे हो सकता है, मैं उससे यही पूछ रहा होता हूँ कि भाईजान आपने जमा मतलब 2 दिन जिम लगाया, ऐसे ही है। आपको क्यों जिम लगाने के लिए 3 डिफरेंट ड्रिंक्स पीनी पड़ रही हैं 15-1 हज़ार रुपये महीने की, राइट? क्यों है? और ये वो कहते हैं हमारे ट्रेनर ने कहा है ये पियोगे तो इस तरह होगा, ये पियोगे तो ये होगा। फिर वही वाली बात आ जाती है ना, जब बंदा फिर मैथ करता है कि 15,000 रुपये की मैं ड्रिंक्स पीऊँ, 50,000 मैं ट्रेनर को दूँ, 30,000 मैं पता नहीं जिम को दूँ, 20,000 मैं इसको दूँ, पूरा मैथ करके बंदा कहता है यार इतने में तो मैं जो बीमार होंगे ना 60 पे उसकी आपके। सेविंग ही कर लेता हूँ। बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई। देखें, जो बिगिनर्स हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स की तरफ आपको लेके भी नहीं जाना चाहिए। बिगिनर्स अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा किसी का कोई इशू हो कि उसे प्रोटीन इंटेक पूरी ना हो रही हो। देयर आर ओनली 2 मेजर सप्लीमेंट्स विच आर रिकमेंडेड, जो एक नॉर्मल जिम गोअर को यूज़ करने चाहिए। क्रिएटिन हो गया और एक है वे प्रोटीन, दैट्स इट। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग, अच्छा इसमें ना ट्रेंड का भी एक गलती है, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं ना, रिसर्च करते हैं, सोचते नहीं जो हैं, सुना है बस कर लेते हैं का मतलब बिल्कुल भी आप एफर्ट नहीं डालेंगे। आप भाई आपकी हेल्थ है, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो पूछो, समझो, कोई प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाओ, किसी के साथ बैठो, अपनी पूरी चीज़ डिस्कस करो। तो मगर ये नहीं करते लोग, मुश्किल काम नहीं करेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड की तरफ भाग जाते हैं। भाई उसने स्टार्ट किया था तो उसने प्रोटीन शेक भी लिया था, उसने प्री वर्कआउट भी लिया था, उसने ये भी लिया, उसने BCAAs भी लिया। आपको नहीं ज़रूरत। आप पहले कम से कम 6 से 8, अच्छा 6 से 8 भी नहीं, मैं हर उस बंदे 2 साल तक एक बंदे को बिगिनर कंसिडर करता हूँ, क्योंकि नहीं पता होती बॉडी के बारे में, क्या चल रहा है, कैसे डाइट करनी है, कौन से सप्लीमेंट्स मेरी बॉडी को सूट करते हैं, नहीं पता होता। 2 years एटलीस्ट यू आर अ बिगिनर इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम। यू टेक टाइम टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। तो एक तो लोग, और दूसरा लोगों के जहन में एक तो जल्दी है कि जल्दी से कर लें, 3 महीने 6 महीने 4 महीने वीडियोस आती हैं ना, देखते हैं 6 महीने में जी, वही 42 डे चैलेंज। हाँ, आमिर खान ने 6 महीने में कर ली, भाई उसकी पीछे वाली जर्नी पता ही नहीं है किसी को। और उसने ऋतिक रोशन ने 2 महीने में कर ली, भाई वो पूरी जिंदगी हो गई उनको करते हुए, फिर वो उनका एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है। तो वो जल्दी, और तीसरी पर एक्सटर्नल वैलिडेशन सीकिंग, कि जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन करूं या जिम जाऊं, स्नैपचैट पर लगा दूं, लोगों को बताऊं मैं जिम जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। एक्सटर्नल वैलिडेशन लोगों को फ़ौरन चाहिए। मतलब लोग बहुत 82, मैं आई एम हैंडलिंग अ फुल जिम, फुल फ्लेज फैसिलिटी, तो मैं देख रहा होता हूँ कि 70 to 80% लोग जो है ना वो जिम आते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए मिरर के सामने, और वो मतलब वो सेल्फीज बन रही हैं और स्नैपचैट्स वगैरह हो रही हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट इट। दैट्स व्हाई दे फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स,
क्योंकि वो अपने आप को वो जो काम करते हैं कॉन्शियसली नहीं करते, सही सोच के नहीं करते, गोल सेट नहीं करते, तो फिर वो गलत लोगों के हाथों में चले जाते हैं। फिर वो उनको कहते हैं कि जी जाएं और सप्लीमेंट ले लें, फिर वो सप्लीमेंट के आधा कट अपनी जेब में डाल लेते हैं। मेक सेंस, बिजनेस है तो ना at the end of the day। ये चीज़ है, क्योंकि आप प्लीज़ उसके बारे में एजुकेट करो, खुद को पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाओ, जिसने इस काम को 7 8 10 साल से कर रहा है जो बंदा, उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, अपनी पूरी उसको सारी सिचुएशन बताएं। और बहुत अच्छे लोग हैं, देयर इज़ नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और माशाल्लाह से जो ट्रेनर्स हैं वो अब अपकमिंग आ रहे हैं यंग जनरेशन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा माइंड से साउंड हैं, जिनको इन चीज़ों का पता है। मुझे इन चीज़ों की समझने में टाइम लगा था, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, मगर अब जो मैं देख रहा हूँ बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा वेल अवेयर हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें है, और ये इस तरह की जो अवेयरनेस वाली पॉडकास्ट वगैरह हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। चलो, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपको लगता है कि फिटनेस की जो इंडस्ट्री है, देख रहे हैं हम जिम तो नए खोल रहे हैं, बहुत सारे खोल रहे हैं, चीज़ें डेवलप तो हो रही हैं। मैं उस दिन देख रहा था, दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी बिजनेस निबल, हसान इज़ ऑन द थिंग एज वेल, मुस्तफ़ा की एक बिजनेस है। तो थिंग्स आर कमिंग अप, राइट? हेल्दी स्नैक्स दैट आर चीप, दैट्स न्यू, राइट? पहले तो ये होता था ना, आप शम्स जाओ तो इससे बेहतर है मैं सुमो में खाना खा लूँ, राइट? मतलब ये इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, ये तो मैं ख़रीद ही नहीं सकता। सो ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र तो आती हैं फॉर अ मैन हु डजंट गो टू द जिम, जस्ट देखने में। आप इंडस्ट्री में तो प्रॉपरली काम कर रही हैं ना, ये ग्रो कर रही है एट द रेट इट शुड बी ग्रोइंग? क्योंकि ये भी कीप इन माइंड के इवन इफ इट इज़ ग्रोइंग, Pakistan has one of the youngest populations in the world. So is it growing at that rate, at the rate जिस पे हमें grow करना चाहिए? नॉट रियली, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आई गेस अभी पाकिस्तान की 27 करोड़ या Yeah, so it's 200, खैर exact figure। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एंड स्टिल देयर आर, मतलब मैं मेरे हिसाब से तो 2 to 3% जिम्स जो है ना, वो जिसे कहते हैं, आप वाकई में कह सकते हैं एक फिटनेस फैसिलिटी बनाई हुई है उन्होंने, वो बहुत कम है। तो उस पेस से तो ग्रो नहीं कर रही है। हाँ, बट ये है कि एक पेस से, एक स्लो पेस से ग्रो करे जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है ये चीज़। गवर्नमेंट इसके बारे में, हालांकि इतना बड़ा रेवेन्यू का एक ज़रिया है, बाहर तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लैनेट फिटनेस, फिटनेस 24 आवर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इवन ये दुबई के अंदर भी फिटनेस फर्स्ट वगैरह, जो बहुत ज़्यादा ये एक बहुत बेहतरीन किस्म की एक्टिविटी है यूरोप के अंदर और इधर। मगर हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही प्रॉपरली। अगर दें तो एथलीट्स भी प्रोड्यूस हों, और लोग भी हेल्थ की तरफ इनकरेज हों। कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मेडिकल बिल्स भरते रहते हैं अपने लेट 50s में 60s के अंदर। बिल्कुल। तो मगर ये एक तो रेगुलेशन, ये दूसरा प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। जो मैं चाहता हूँ कि लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद प्रोफेशनलिज्म, वैसे हर ही शोबे में हमारे मुल्क में कमी है प्रोफेशनलिज्म की, मगर क्योंकि ये रेगुलेटेड भी नहीं है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कमी है। बिल्कुल नई इंडस्ट्री है ना, नई इंडस्ट्री, नॉट टू से कि पाकिस्तान प्रोफेशनल है किसी और चीज़ में, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की काफ़ी ज़्यादा कमी, जिसकी वजह से भी शायद ये उस पेस से ग्रो नहीं करी जिस पेस से ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ग्रो कर रही है। दैट मेक सेंस। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको डेफिनेटली वापस बुलाएंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.